पाक बनते हैं, मैं उनको एक्सपोज जरूर करूँगा। बैक टू पाकिस्तान। आज रात ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको दिखाया कि रहमान मलिक साहब ने भी आज एक और एनआरओ का जिक्र किया जो कि साइन हुआ था मुशर्रफ और नवाज शरीफ साहब के दरमियान। आप मानते हैं ये भी एक एनआरओ है, काइंड ऑफ एनआरओ, क्योंकि एग्रीमेंट करके मियाँ साहब जो है वो मुल्क से बाहर गए, उनकी जो सज़ा थी क्योंकि क्रिमिनल केस के अंडर उनको सज़ा दी गई थी और वो सज़ाएं भी माफ़ होगी उनकी। असल में देखें, रहमान मलिक साहब सियासी आदमी नहीं हैं, ये FIA में थे, करप्शन केसेस में ये भागे थे अफ़गानिस्तान के रास्ते से। ठीक है, ये खुद भगोड़े आदमी हैं। इन्हें ये नहीं मालूम कि तैयारा साजिश केस पे जिस पे सज़ा हुई थी उसको मोहतरमा बेनज़ीर ने, जिनकी ये लाश अस्पताल में छोड़ के भाग गए थे, उन्होंने कहा था कि ये कंकॉक्टेड केस है। तो अब बेनज़ीर मैटर नहीं करता है, मैटर तो अदलिया करती है ना। अच्छा, आप सुने, अदलिया में ये सारे पेपर पेश होके अदलिया रिजेक्ट कर चुकी है, एक बात। दूसरी बात, झूठ, ये सारे पेपर आपके पास है ना जो रहमान मलिक ने दिखाए हैं, मुझे एक लफ्ज दिखा दें कहीं कि मियाँ साहब ने किसी से माफ़ी मांगी हो या उन्होंने कोई मुआहदा किया हो परवेज मुशर्रफ से। ये है ना मुआहदा जिसमें उन्होंने कहा कि 10 साल के लिए मैं बाहर जाऊंगा, नीचे नवाज शरीफ साहब के सिग्नेचर भी हैं, ऊपर उनका नाम भी लिखा हुआ है। नहीं, दूसरा साइन बताया ना। नहीं, नवाज शरीफ साहब का साइन। ये देखें, ये साइन उठा के कहीं से कहीं आप रख दें, ये कोई साइन किसी भी कागज से, दूसरा साइन भी तो हो ना, किससे मुआहदा किया है। लेकिन ये इस बात से आप डिनाई करते हैं कि वो बाहर क्या मुआहदा करके नहीं गए थे, तो कैसे चले गए थे फिर बाहर? देखें, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अरेंजमेंट था। ये कहते हैं मियाँ साहब ने माफ़ी मांगी, पहली बात बताएं कहाँ पे माफ़ी मांगी है? ठीक है, ये पार्डन, ग्रांट ऑफ पार्डन, ये परवेज मुशर्रफ ने ये लेटर इशू किया। आप रफीक तारड़ साहब को उन्होंने जो लिखा कि वेव्ड ऑफ, मैं पढ़ के सुना दूं, रफीक तारड़ वाला बता दें। पढ़ा भाई, कोई नई चीज नहीं, वेव्ड ऑफ का है ना कि जी मेरी सजाएं वेव्ड ऑफ करें। मुशर्रफ उस वक्त चाहता था, मैं उस इन्फॉर्मेशन, ये बात तो आप पहले भी कह चुके ना कि 5 साल का मुआहदा था, फिर बात आई कि 10 साल का मुआहदा था। तो आप जब जला वतन होते हैं, देखें, उन्हें जबरदस्ती भेजा गया था। इसका सबूत ये है कि जब वो आए तो दोबारा उनको वापस कर दिया गया। ठीक है, एक बात, 10 साल का मुआहदा होता तो मियाँ साहब जद्दा से बैठ के यहाँ पे मुंतखब हुए। ठीक है, सियासी सरगर्मियों में वो कहते थे हिस्सा नहीं लेंगे, लेके दिखाया। इलेक्शन नहीं लड़ा उन्होंने, इलेक्शन नहीं लड़ा, यहाँ सदर मुंतखब हुए। सियासी सरगर्मियों में इलेक्शन नहीं लड़ा ना, इलेक्शनों में कागजात जमा कराए जो रिजेक्ट करवाए इन्होंने, कागजात जमा कराए ना उन्होंने 2008 के इलेक्शन में। तो कहाँ गया 10 साल का मुआहदा? देखिए, ये सारे तमाशा है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। ठीक है, असल मसला पता है क्या है? आज तो ये बात, ये आज का ये मौजू ही नहीं है। आज जो इनके मुंह पे कालक मली गई है रहमान मलिक समेत पूरी हुकूमत के, सुप्रीम कोर्ट ने उस कालक को धोएं। ये बातें इनके लीडर 10 दफ़ा दिखा चुके हैं, ये अपनी तरफ से बड़ा, इसमें है ही नहीं कुछ। एक शहबाज शरीफ साहब को जब कैंसर हुआ पंक्रियास का, उन्होंने एक अंडरटेकिंग दी, वो मौजूद है। सिर्फ रफीक तारड़ को मियाँ साहब ने लिख के दिया कि जनाब वेव ऑफ करें, और इन्होंने उस वक्त कोशिश की कि यहाँ पे पार्डन लिखे, मियाँ साहब ने नहीं लिख के दिया। फिर जब परवेज मुशर्रफ ने लेटर, परवेज मुशर्रफ ने साइन से जो मर्जी लिखता रहा। क्यों सजा क्यों नहीं काटी? फिर मियाँ साहब को चाहिए था 14 महीने सजा, फांसी देना चाहते थे या मारना चाहता था परवेज मुशर्रफ, और दुनिया ने इन्वॉल्व हुई। और ये आज की ग्लोबल विलेज में लोग 1953 में भी हुआ था। वो लीगली केस नहीं लड़ना चाहते थे, बाहर से उन्होंने मदद ली, लीगली अपना केस नहीं लड़ा। मदद खुद से आई, पहले भी हो चुका है। भुट्टो साहब के लिए भी थी, जहाज आके खड़े हो गए थे यहाँ पे, उन्होंने नहीं लिए। नहीं, कैसे लिए थे? ये जहाज उनकी मर्जी से आया था, यहाँ पे जियाउल हक ने जाने नहीं दिया था। देखे ना, जहाज 3 दिन यहाँ पे मियाँ साहब के लिए आए, मर्जी से आए होंगे, भुट्टो साहब के लिए आए, मर्जी से आए होंगे, जियाउल हक ने इन्हें जाने नहीं दिया। ये चले गए, किस्मत की बात है। अच्छा, मैं चाहूँगा हामिद साहब, मैंने आपसे कहा था आपसे ज़्यादा गुफ्तगू जो है वो आईनी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अब आप अपनी सियासी टोपी वापस पहन लें। ये मुझे बताएं कि ये एनआरओ नहीं आपकी नज़र में रहमान मलिक साहब गलत कह रहे हैं? देखिए, बात ये है कि मैं इस मौजू में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स मैंने पूरी तरह देखे नहीं हैं। बात जो आज का टॉपिक है, मैं फिर उसी के ऊपर करूँगा कि वो आज जो करंट टॉपिक जिसके लिए आपने हमें बुलाया है, इस पर हम किसी और वक्त कमेंट कर देंगे। आज का मौजू पर हम हटना नहीं चाहते। आज का मौजू ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है, एक वाज़े तौर पर फाइंडिंग दी है जिसको हम वर्डिक्ट कहते हैं। उस वर्डिक्ट से बाहर किसी और कागज़ को दिखा के नहीं निकला जा, मतलब एक दफ़ा फिर तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश की जा रही किसी और तरफ। देखिए ना, बात असल में ये है
कि हम जो देख रहे हैं इनका रवैया पिछले 2 साल से, जब सुप्रीम कोर्ट दबाती है कि जी हमारा ये फैसला है, इस पर अमल दरामद करो। अब एनआरओ को डिफेंड भी इन्होंने नहीं किया। जब एनआरओ पे वर्डिक्ट आ गया तो पहले कहा बड़ा अच्छा आया, जब कहा आपसे अमल दरामद करो फिर क्या लगा नहीं हम तो नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, हमें इम्यूनिटी भी प्लीड नहीं की। फिर उसके बाद 2 साल उस नज़रसानी को लटकाते रहे, आखिरकार अब नज़र जब खारिज हुई तो फिर उसके बाद अब इन्होंने कन्फ्रंटेशन की तरफ आ गया है। और इनका जो अजीब सा रवैया ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसले पर अमल दरामद कराने की कोशिश करती है, वो कहते हैं सियासत जो है वो ख़तरे में पड़ गई है, ये जमहूरियत ख़तरे में पड़ गई है, जैसे जमहूरियत लोगों को जराइम करने की तरगीब देती हो। और फिर उसके बाद बजाय कि कोई इसका जवाब दें कि आप क्यों नहीं फैसले पर अमल दरामद करते, वो कहते हैं हम तो शहीद हैं, हम तो मजलूम हैं। भाई आप जो भी शहादतें हुई हैं जैसे भी हुई, इस दुनिया को पता, वो उनका एक अमल था, लेकिन आज तो उससे भी कई साल गुजर चुके हैं। आप अपने एक्ट को, जो कि आपने इक़्तिदार में आने के बाद जो कुछ किया है, उसको उन शहादतों की बुनियाद पर कैसे अपना दिफा या अपनी सफाई का रास्ता बना सकते हैं। ये अजीब किस्म के जवाब है। हर दफ़ा जब ये होता, बाबर अवान साहब ये कोई और कहने शुरू कर देते, ये जमहूरियत ख़तरे में डाल रहे हैं, ये मशरक़ी पाकिस्तान बनाने लगे हैं, ये आपस में तोड़ फोड़ करने लगे, बलूचिस्तान को अलग करने लगे। अरे भाई बात कुछ हो रही है, आप कोई और उसका जवाब देते हैं। ये मुसलसल कर रही है। ये मुझे बताएं कि लेट्स सपोज अगले हफ्ते तक कोई अमल नहीं होता फैसले पर, और इसके बाद कंटेम्प्ट के नोटिस जारी किए जाते हैं, ओथ के हवाले से जो आज बात की गई है, डिस्क्वालिफिकेशन अगर होती है प्राइम मिनिस्टर साहब की, तो पिक्चर क्या होगी हमारे सामने फिर? क्या वाकई कोई ऐसा खतरा हो सकता है जमहूरियत को उस वक्त, या फिर आपके ख्याल में ट्रांजिशन जो है बड़े स्मूथली हो जाएगी? देखिए मेरे सामने तो कोई जमहूरियत का इस बात पे ख़तरा नहीं कि एक वज़ीर आज़म डिस्क्वालीफाई हो जाता है या एक सदर डिस्क्वालीफाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि आइन में दिया हुआ है कि जब कोई सदर की सीट विकेट हो जाती है किसी वजह से भी, वो तो आइन में है ना। मैं तो जा रहा हूं कि रिएक्शन क्या आएगा, पीपल्स पार्टी का रिएक्शन क्या आएगा? फिर पीपल्स पार्टी का कुछ भी रिएक्शन, हमने तो आइन के मुताबिक बात करनी है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालीफाई कर देती मिसाल के प्राइम मिनिस्टर को, तो आंसर क्या है? प्राइम मिनिस्टर तो अलग हो गया। आप फिर नेशनल असेंबली को बुलाएं और नया वज़ीर आज़म मुंतखब कर लें। जमहूरियत को क्या खतरा हो गया? क्या जमहूरियत चिपक गई है यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ? क्या कोई और आदमी उस पार्टी का पार्टी तो एक अरसे तक ये समझती भी आई है, क्योंकि हमने जब भी आपसे सवाल किया, आप फ्रेंडली ऑपोजिशन है, तो आप कहते हैं कि अगर हम कुछ करेंगे तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। इसका मतलब ये तो आप समझते थे कि जमहूरियत और ये एक ही हमने इस निज़ाम की बिल्कुल हिमायत की है, लेकिन हमने हुकूमत की हिमायत नहीं की। हमने हुकूमत पे हर चाहे वो अदलिया की बहाली के लिए लॉन्ग मार्च, हमारा पंजाब हुकूमत क्यों खत्म की? लेकिन आप ये कहते थे ना कि हुकूमत को अगर घर भेजा वक्त से पहले तो जमहूरियत हम ये नहीं कहते थे, हम कभी भी ये नहीं कहते थे, हमने कभी ये बात नहीं की। हमने ये कहा कि इस निज़ाम को चलना चाहिए। हमने इनकी करप्शन को हमने बताया ना दुनिया को कि ये कर क्या रहे हैं, और कौन बताता है? पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में, सेनेट में, सूबाई असम्बलियों में, बाकी जगहों पे हम ही ने ये बताया ना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 2008 में एक हुकूमत आए और 2009 में उसे उठा के बाहर फेंके, फिर लोग कहेंगे कि जी ये वही। मतलब ये वक्त का कौन मुकर्रर करेगा कि 1.5 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं? जमहूरी वक्त तो 5 साल है ना, इससे पहले कम हो तो मिड टर्म से कम हो। जमहूरी अंदाज में आप निकालेंगे ना, आप किसी को तीसरे कुव्वत को तो रास्ता नहीं दे सकते ना। हम आज भी जमहूरी अंदाज में हम इनको रुखसत करना चाहते हैं, हम कोई गैर जमहूरी इक़दाम के हक़ में तो नहीं है। कोई दरवाजा नहीं खुल जाएगा तीसरी कुव्वत के लिए? फिर नहीं, कैसे खुल जाएगा? नहीं खुलेगा, इसलिए नहीं खुलेगा कि दरवाजा उस वक्त खुलता था जब जज और जर्नल इकट्ठे होते थे। अब ये तो पहली दफा है कि पार्लियामेंट ने इंडेमनीफाई नहीं किया और जज जो है वो किसी की बात नहीं मान रहे, वो आइन के मुताबिक फैसले कर रहे हैं और वो बड़े मुकद्दस फैसले हैं। इसलिए बाबर अवान साहब तो कहते हैं कि जो पिटिशनर बने मियां साहब और उनके साथी, वो किसी के कहने पे बने, तो इशारा किसकी तरफ है आप बेहतर जानते हैं। वो बता देना किसके कहने पे बने। बात यह है कि क्या ये मेमो गेट स्कैंडल झूठ है? खुद तो इन्होंने अपने एम्बेसडर को जो है उससे इस्तीफा दिया है, इसका मतलब है वो है ना केस। और हमने तो नहीं कहा कि जी कौन मुलव्विस है, हमने तो कहा है ये कौमी सलामती का मामला है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने खुद कहा जब उसे हटाया कि जी इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, अपने एम्बेसडर को हटाया, तो हमने कौन सा बुरा किया? ये देखें, ये जो है ना बड़े बिलो एवरेज
जहन के लोग हैं, इन्हें मालूम नहीं है कि मुल्क कैसे चलते हैं, हुकूमतें कैसे चलती हैं, गवर्नेंस कैसे होती है, जिसकी वजह से 4 साल ये इस मुल्क के अवाम को कुछ नहीं दे सके। इन्होंने इस मुल्क के अदारों को बर्बाद कर दिया, मईशत को ख़त्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के पीछे पड़े हुए हैं, अपोजिशन से लड़ रहे हैं, फौज से लड़ रहे हैं, आईएसआई से लड़ रहे हैं। तो भाई बात ये है, आपके ख्याल में क्या आराम से इस्तीफे दे देंगे ये ऑप्शन 6 की जो बातें हो रही है, या फिर आपके ख्याल से लड़के जाएंगे? लड़के जाएंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है ना, मुल्क जिस हाल में होगा उसमें तो कुछ भी हो सकता है। कहते थे ना मदलिया बहाल नहीं करेंगे, तो फिर कैसे कर दी थी? की थी ना भाई। तो कोई गैर जमहूरी तरीका तो हमने इख्तियार नहीं किया था। फोन आए थे, किसके फोन किसको आए थे, आप सब जानते हैं ये बातें। अच्छा नहीं, सुन लें, फोन पता है कब आता है? अगर आए भी थे, जब लाखों लोग सड़कों पे होते हैं तो फिर ही फोन आते हैं। अगर वो सड़कों पे ना होते, इंटरवेंशन थी, अवामी दबाव, मुझे नहीं पता, अवामी दबाव की वजह से होता सब कुछ। अगर अवामी दबाव ना होता कुछ भी ना होता, अदलिया भी बहाल ना होती। इसलिए कि इन्हें हमीद डोगर, मुझे एक बात बताएं कि इस सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं मानते, हमीद डोगर का हर फैसला मानते थे। ये क्या बात है? हमीद डोगर जिसको अदालत ने कहा वो अदालत ही नहीं थी, और इंतहाई 2 नंबर तरीन उन्होंने फैसले किए। ये मुझे बताएं हामिद साहब, लास्ट कमेंट में लेना चाह रहा हूं, इदारों के दरमियान जो टकराव है वो बढ़ने का खदशा है अगले हफ्ते की इस हियरिंग के बाद, या आपके ख्याल में तमाम चीजें स्मूथली हो जाएंगी? जो इनका पिछले साल से कॉन्डक्ट हम देख रहे हैं, 2 साल से, ये टकराव की पॉलिसी रखते हैं और ये कोशिश करेंगे टकराव की पॉलिसी बढ़ाने की और अपने आप को मजलूम जाहिर करने के लिए, आइंदा से ये कहने के लिए कि हमारे साथ जुल्म हो जाता है, ज्यादती हो जाती है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जुडिशरी को भी एक बड़ा फैसला करना पड़ेगा, जिसके लिए हिम्मत और जुर्रत चाहिए, क्योंकि कोई इस वक्त नहीं चाहता कि मलबा हम पर आके गिरे। सही है, लेकिन बात यह है कि अदलिया अल्टीमेट आर्बिटर होती है आइन की, उसको आइन के अंदर रहते हुए अपने फैसलों पर अमल दरामद करना पड़ता है। तो ये मुश्किल वक्त ज़रूर है। अदलिया ने इतना अरसा जो इतना सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया है, उसके पीछे वजह ये थी कि वो टकराव की को अवॉइड कर रही थी ये अदलिया, बल्कि इस पर क्रिटिसिज्म शुरू हो गया हमारे बहुत से हलकों से कि आप बहुत नरमी दिखा रहे हैं, जिसके नतीजे में ये लोग दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और बड़ी नाजेबा गुफ्तगू कर रहे हैं, अदालत पर तरह तरह की तोहमतें लगाने पर उतर आए हैं। तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया कि कोई ना कोई इन्हें फैसला कुन कदम ले। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद साहब। अनप्लेजेंट फैसले करने का वक्त आ गया है, ये आज इस वर्डिक्ट में लिखा गया था। हमने गुफ्तगू की आज जो एनआरओ का वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। नाज़रीन, फीडबैक के लिए आप हमें फेसबुक पर भी लिख सकते हैं, हमारे ईमेल एड्रेस पर भी लिख सकते हैं। पाकिस्तान आज रात की टीम आपसे मुलाकात करेगी कल रात 9:05 पर। इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।